से स्वागत है एटम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। आज हम टॉपिक लेके आए हैं। जो पहला टॉपिक था इससे जस्ट पहले वाली वो थी अम्लीय मृदाएं। अब अपन बात करते हैं लवणीय और क्षारीय मृदाओं की। लवणीय और क्षारीय मृदाएं कौन कौन सी मृदाएं होती है और इसकी क्या पहचान है, इसके पर क्या प्रभाव है, इसके क्या सुधार है, इसके बारे में अपन तो डिटेल से चर्चा करेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें से क्वेश्चन है वो पुट अप होता है। ये अम्लीय मृदाओं की तुलना में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन एक टेबल के फॉर्म में इनको डिफाइन करते हैं और लवणीय और क्षारीय मृदाओं को यदि अपन बात करते हैं लवणीय और क्षारीय मृदाएं हैं वो किस प्रकार की होती है। यदि बेसिक चीज की बात करते हैं तो इन मृदाओं में क्या होता है कि जैसे सोडियम आयन है उसकी अधिकता होती है और सोडियम आयन के भी कई है वो साल्ट होते हैं। जैसे मान लो कैल्शियम है, वो क्लोरीन है या फिर नाइट्रेट है या फिर सल्फेट है, ये आयंस है जिन जो ज्यादातर है वो लवणीयता शो करते हैं और जिसमें जो सोडियम क्लोराइड है वो ज्यादा है और लवणीयता अपने राजस्थान की बात करते हैं तो इसमें सोडियम क्लोराइड आयन है वो ज्यादा पाया जाता है। यदि अपन क्षारीयता की बात करते हैं तो उसमें सोडियम है वो बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट है वो दोनों आयन पाए जाते हैं और जिसके कारण से है वो क्षारीयता प्रोड्यूस होती है। अब अपन इसकी बात करते हैं अपन परिभाषा की और इसको समझते हैं कि इसका पीएच मान क्या होता है और इसमें कितनी ईसी वगैरह है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अपन पहले बात करते हैं जैसे मृदाओं के प्रकार। मृदा है, फिर उसके बाद में है जैसे इनका पीएच है, फिर उसके बाद में है जो इनका है वो है जो ईसी है, फिर उसके बाद में है जो एक्सेंसेबल सोडियम परसेंट है, फिर उसके बाद में है SAR है। यह इसके अलावा है अन्य नाम है ना, या अन्य कोई भी चीज है। इस प्रकार अपन टेबल के फॉर्म में इन मृदाओं के बारे में चर्चा करते हैं और ये परिभाषा के फॉर्म में सारी चीज है वो आपके इस पे इस टेबल फॉर्म में सारी चीज आ जाएगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से कई बार इसी टेबल में से ही क्वेश्चन आते हैं तो इसको ध्यान से आपको समझना होगा। अब ये क्या है कि ये विनयशील सोडियम है, विनयशील सोडियम प्रतिशतता ये वो है। यह है विद्युत चालकता, ये जो ईसी है इसकी यूनिट होती है वो है डेसीसाइमन्स पर मीटर DSM और इसकी जो है वो परसेंट में है जो मीटर है। ये भी SAR है, ये भी परसेंट में है और इसको बोलते हैं सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, सोडियम अवशोषण अनुपात। तो आपको ये हिंदी और इंग्लिश इन दोनों को ध्यान में रखते हुए समझना है और पीएच का तो आप जानते हो, पीएच मीटर की बात हो। अब उसके बाद में अपन पहले जो मृदाओं की बात करते हैं वो है लवणीय। तो लवणीय में क्या पीएच है और किस प्रकार है इसके बारे में समझते हैं। तो लवणीय का पीएच है वो 8.5 से कम होता है या इसको अपन ऐसे कह सकते हैं 7 से 8.5 के बीच जो पीएच मान होता है वो होता है वो लवणीय मृदा का होता है। और अपन जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की बात करते हैं, विद्युत चालकता की बात करते हैं, जो डेसीसाइमन्स पर मीटर में इसकी मेजरमेंट है, मापन इकाई है। ये ध्यान रखना, कई बार ये भी पूछा गया है कि जो विद्युत चालकता है उसकी मापन इकाई है वो कौन सी है। तो ये क्या है कि 4 डेसीसाइमन्स प्रति मीटर से अधिक होती है। कई बार आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में क्या होता था कि जैसे अपन कोई नेगेटिव बनाने के लिए है वो कोई तार है वो जमीन में डाल देते हैं और उसमें कोयला और नमक डाला जाता था। नमक इसलिए डाला जाता था क्योंकि नमक की क्या है विद्युत चालकता ज्यादा होती है। तो इसी प्रकार है जो अपन नमक की बात करते हैं, ये लवण की बात करते हैं तो इसमें हमेशा ही है वो इसी है वो 4 से अधिक पाई जाएगी। और इसमें यदि अपन बात करते हैं तो ये क्या है कि 15% से कम होती है। जो ESP है जो विनयशील सोडियम प्रतिशतता है ये 13 से भी कम होती है। और अन्य नाम की बात करते हैं तो इसको अन्य नाम से जाना जाता है वो है जैसे सफेद है ऊसर भी कहते हैं इसको, सफेद ऊसर। इसके अलावा इसको बोलते हैं सोलन चाक। जो चाक का कलर होता है वो व्हाइट होता है ना, तो इसी प्रकार से चाक को याद रखने का यही तरीका है। तो इसके अन्य नाम ये है
अब उसके बाद में बात करते हैं अपन, वह है क्षारीय मृदा। ये लवणीय मृदा कंप्लीट हो गई, ये समझ में आ गई होगी। अब इसकी परिभाषा बनाने को बना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि वह मृदा जिसका पीएच मान है, वह मृदा जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिसका पीएच मान है वो 7 से 8.5 के बीच होता है, और उसकी जो ईसी है, विद्युत चालकता है, वो 4 डेसी साइमन्स पर मीटर से अधिक होती है, और जो इनमें सोडियम प्रतिशतता है वो 15 से कम होती है, एसआर है वो 13 से कम होता है। तो इस प्रकार की जो मृदाएं होती है उन मृदाओं को लवणीय मृदाएं कहते हैं। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्यों लिया गया है, कई बार जो परिभाषा में बोला है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि जितने भी जो सूक्ष्म जीव है या पौधों की वृद्धि के लिए जितना भी तापमान है वो 25 डिग्री तापमान है, वो उपयुक्त होता है हर किसी की ग्रोथ के लिए। इसीलिए मेजरमेंट की यूनिट है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मेंटेन करके ही ली जाती है। अब अपन बात करते हैं क्षारीय मृदा की। तो क्षारीय मृदाओं का क्या होता है कि जो 8.5 से अधिक होता है पीएच मान, और इसकी जो ईसी है वो 4 से कम होती है, और जो ESP है वो 15 से अधिक होती है। ये सभी परसेंट में है, ये भी प्रतिशतता में है, और ये 13 से अधिक होती है। और इसका अन्य नाम की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं काली मृदा या काली ऊसर भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं और सोलेंजा। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं वो है लवणीय वह क्षारीय मृदा। देखो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टेबल है इस टॉपिक में, इस टेबल को आपको ध्यान में रखना है। कई बार क्या है कि ये जो चिन्ह है इनको भी ध्यान में रखते हुए आपको याद करना है, से कम है ना, 4 से कम, तो आपको इतना ध्यान रखना है कौन सी कम ज्यादा है। तो यहाँ कोई कंफ्यूज होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको ये टेबल है याद हो गई तो करीब करीब है वो 50% है, आपको इस चैप्टर का मैटर इस टेबल में ही आ गया है। अब अपन बात करते हैं लवणीय और क्षारीय मृदाओं की। तो इसका जो यदि पीएच की बात करते हैं तो वो भी 8.5 से अधिक होता है, और इसकी यदि अपन इसी की बात करते हैं तो 4 से अधिक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कौन सा शब्द आया है, लवण आया है। लवण की जो ईसी है वो 4 से अधिक है। तो इसी प्रकार जो जहां पर भी लवण शब्द आता है तो इसका मतलब उसकी विद्युत चालकता 4 से अधिक होती है। अब उसके बाद में बात करते हैं कि ESP ये भी 15 से अधिक होती है, और ये भी 13 से अधिक होती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि सभी चीज है वो अधिक अधिक है लवणीय और क्षारीय मृदाओं में। और इसके अन्य नाम की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं भूरी ऊसर, इसको कहा जाता है भूरी ऊसर। ये आपको टेबल समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और ये आपके समझ में नहीं आई हो तो इसको हम वापस है वो आप पर्सनली आप है वो टॉक करके आप बता भी सकते हो, पूछ भी सकते हो। जो भी चीज है इसमें समझ में नहीं आई है, जो चीज है वो आप इसमें आप पूछ सकते हो। और ये बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है ये टेबल। इसमें आपको बस ये है कि पीएच ईसी इनका ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये ज्यादातर है ये चीजें पूछी जाती है। एसआर है वो आजकल जैसे बड़े लेवल के एग्जाम जैसे ICR VHU में आपको इसको ध्यान में रखते हुए याद करना है, और इसके अन्य नाम को भी ध्यान में रखना है। तो ये आपके समझ में आ गई होगी। इसको परिभाषा भी बना सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, इसको परिभाषा के फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं। तो यही परिभाषा होगी इसकी, यदि परिभाषा बनाते हैं तो ये टेबल आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये मृदाएं बनने के कारण। तो सभी को अलग अलग मृदाओं को अपन एक एक करके लेते हैं ये टेबल के बाद में। अब है कि लवणीय मृदाएं हैं वो किस प्रकार की, कौन कौन से आयन की अधिकता होती है उनमें, और किस प्रकार की मृदाएं होती है, और वो कौन कौन से जो पौधे हैं उसमें ग्रो हो सकते हैं, और वो किस प्रकार पौधे और मृदा पर जो विपरीत प्रभाव डालती है। तो इसके बारे में अपन पहले बात करते हैं लवणीय मृदा के बारे में। लवणीय मृदा सैलाइन सोइल की बात करते हैं तो इसकी परिभाषा है तो आपको समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद में है लवणीय मृदा बनने के कारण। तो ये है कि लवणीय मृदा है वो किस प्रकार बनती है, कौन सी अपन ऐसी चीज है जिसका प्रयोग करने से लवणीय मृदाएं बनती है। तो पहले अपन बात करते हैं कि जो लवणीय है,
लवणीय पानी से सिंचाई करना। यदि अपन लवणीयता का यदि जल है, कोई भी कुआं या कोई भी जल स्रोत है, उसमें यदि लवणीयता अधिक है, उसका अपन बार बार प्रयोग करते हैं, तो जो मृदाएं हैं वो भी लवणीय हो जाती है। तो लवणीय पानी से सिंचाई करना। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि सोडियम आयन है वो अधिक पाए जाते हैं लवणीय पानी में, और ये सोडियम आयन है वो मृदा में जाकर के और जो दूसरे आयन है उनको विस्थापित करके, और यहाँ पे सोडियम आयन है उनकी अधिकता हो जाती है, और ये धीरे धीरे है वो लवणीयता बढ़ती रहती है। अब उसके बाद में दूसरा है, वो कौन सा कारण है, वो है मृदा सतह का कठोर होना। इसमें समझते हैं कि मृदा सतह का कठोर होना कैसे प्रभावित करता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मृदा की सतह है तो ये क्या है कि नीचे से हार्ड हो जाती है। अपन बार बार प्लोइंग क्रिया करते हैं या जुताई क्रिया करते हैं तो मृदा की जो नीचे वाली सतह है ये कठोर हो जाती है, और जो भी सोडियम आयन है जो वाष्पीकरण के कारण जो ऊपर की ओर आए हैं, जो सोडियम आयन ये है, ये ऊपरी सतह पर इनकी अधिकता हो जाएगी, और फिर उसके बाद में अपन जैसे ही बारिश होगी या फिर जैसे ही अपन न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई दूसरा सिंचाई का स्रोत काम में लेंगे, तो ये क्या है कि मृदा की जो कठोर सतह होने के कारण जो सोडियम आयन है वो नीचे की ओर गति नहीं कर पाएंगे और यहीं इकट्ठे रहेंगे, जिसके कारण से भी जो लवणीय मृदाएं बनती है। अब उसके बाद में है वो है सोडियम उर्वरकों का अधिक प्रयोग। तीसरा कारण क्या है कि अपन कोई भी जैसे उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो इसमें मुख्यतः अपन बात करते हैं तो सोडियम नाइट्रेट यदि हम उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं बार बार, तो उसके कारण से क्या होगी कि जो अपनी मृदाएं हैं वो लवणीय होती रहेगी, और इसका यदि अपन प्रयोग कम करेंगे तो अपने जो मृदा है वो लवणीयता में जो सुधार आएगा। तो ये हो गई लवणीय मृदाएं बनने के कारण। तो कारण समझ में आ गए होंगे। अब है लवणीय मृदाओं के पौधे या मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। लवणीय मृदा का पौधे व मृदा पर प्रभाव। देखो इसमें एक चीज और है, यदि अपन जो पहले अम्लीय मृदा में पढ़े थे कि कौन से आयन की अधिकता होती है, कौन से आयन की डेफिशिएंसी या कमी होती है, तो इसी प्रकार लवणीय और सारे मृदाओं में है वो कौन से आयन की अधिकता होती है। तो अपन बात करते हैं तो सोडियम आयन है, और जो इसकी अधिकता होती है मेनली जो सोडियम आयन है ना उसकी अधिकता होती है, और कमी किसकी होती है, कमी अपन रिवर्स बात करते हैं तो इसमें एल्यूमिनियम है, Fe है और कैल्शियम है, इनकी क्या होती है, कमी होती है। यदि अपन परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा में अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि वह मृदा जिनमें हाइड्रोजन आयन की कमी होती है और हाइड्रोक्सिल आयन की अधिकता होती है, उन मृदाओं को भी लवणीय सारी मृदाएं भी कही जा सकती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। अब है लवणीय मृदाओं का पौधे और मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक तो क्या होता है कि जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन की अधिकता हो जाती है, और उस अधिकता से क्या होता है कि जो पानी का जो अवशोषण करते हैं जड़ पौधे वो अवशोषण नहीं कर पाते, और पौधे हैं वो ऑटोमेटिकली डाई हो जाते हैं या मरने लगते हैं। उसके अलावा क्या होता है, उसके अलावा है कि जो मृदा है, मृदा की जल धारण क्षमता कम होना। उसके अलावा क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता में कमी। तो इस प्रकार है ये अपने जो मृदा और पौधों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो आप अपने को ये समझ में आ गया होगा कि मृदा जो लवणीय मृदा बनने के कारण भी समझ में आ गए होंगे, लवणीय मृदाओं का पौधे और मृदा पर प्रभाव भी समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं कि लवणीय मृदाओं को सुधारने के उपाय। लवणीय मृदाओं को
सुधारने के उपाय। अब इन मृदाओं को अपन कैसे सुधार सकते हैं, इसमें कौन कौन से अपन जो उपाय है वो अपना सकते हैं, या किस प्रकार की जो फसलें हैं वो लवणीय मृदाओं में ली जा सकती है, ताकि अपन अपने को क्या है कि फसल उत्पादन में ज्यादा दिक्कत नहीं हो। तो अब अपन बात करते हैं लवणीय मृदाओं का सुधार। अब इसमें अपन टॉपिक की बात करते हैं, तो अपन लेते हैं कि जो लवणीय मृदाओं के सुधार में है वो है जैविक उपाय। जैविक उपाय, यदि अपने को लवणीय मृदाएं सुधारनी है तो अपने को क्या करें, जैविक उपाय में अपन क्या है ढेंचा भी ले सकते हैं। ढेंचे की फसल को पता होगा आपको, है ना। ये ढेंचा क्या होता है कि जो रूट होती है उनमें भी क्या है कि नोड्यूल्स पाए जाते हैं, इसके जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और जो स्टेम होता है उनपे भी क्या है कि स्टेम पर भी नोड्यूल्स पाई जाती है, ताकि ये क्या है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके और इसको सुधारने का काम करती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि यदि अपन बात करते हैं सत्यानाशी की, सत्यानाशी आर्जिमोन मैक्सिकाना की बात करते हैं, तो सत्यानाशी भी क्या है वो सुधारक का काम करती है। इसके अलावा अपन जैविक उपाय में और अपना सकते हैं, वो है जैसे मान लो कि अपन प्रेस मड है। ये प्रेस मड क्या होता है, प्रेस मड क्या होता है कि जैसे अपन गन्ना या सुगरकेन को प्रेस करने के बाद उसका जूस निकालने के बाद जो कचरा बचा हुआ होता है, तो उसका प्रयोग भी अपन सुधारक के रूप में कर सकते हैं। अब उसके बाद में क्या है कि जैसे भौतिक उपाय, भौतिक उपाय में है कि मृदा लवणों को घोलकर नीचे की ओर भेजना, या इसको अपन टर्मिनोलॉजी की बात करें तो इसमें इसको बोल सकते हैं निक्षालन या लीचिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि अपने जो मृदा की कठोर सतह है उसको तोड़ करके, और जो सोडियम आयन यहाँ पे थे उनको अपन क्या करते हैं नीचे की ओर है, वो पानी बनने से नीचे की ओर गति करके निक्षालन होकर के और नीचे की ओर चले जाएंगे, और वो लवण फिर ऊपरी सतह पे नहीं आ पाएंगे। अब क्या होता है कि आपको इतना ध्यान रखना है, जो लवणीय क्षारीय मृदाएं हैं वो कौन सी भूमियों में सर्वाधिक या किस प्रकार के जो जलवायु में सर्वाधिक उत्पन्न या जो बनती है, वो आपको ध्यान रखना है। शुष्क व अशुष्क जो क्षेत्र होते हैं उनमें सर्वाधिक है लवणीय क्षारीय मृदाएं बनती है। और वो क्षेत्र कौन से हैं, यदि अपन राज्य की बात करते हैं, जैसे अम्लीय मृदाओं में राज्य की बात करती है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, पश्चिम बंगाल का अम्लीय मृदाओं में। तो अपन लवणीय और क्षारीय मृदाओं की बात करते हैं तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जो या सर्वाधिक जो लवणीय और क्षारीय मृदाओं से ग्रसित राज्य है उसमें अपन बात करते हैं तो यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं तो गुजरात है, फिर उसके बाद में बात करते हैं तो राजस्थान है। तो इस प्रकार है वो इन राज्यों में इनकी अधिकता होती है। और ये इन राज्यों में अधिकता होने का कारण क्या है कि यहाँ पे जो जलवायु है वो शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु होती है, जिसके कारण से क्या होगा कि जैसे जल के अणु है या जल है तो वो मृदा कणों से होते हुए जब बाहर की ओर वाष्पीकरण के तहत है वो निकलता है या वाष्प के रूप में जाता है वातावरण में, तो वो क्या होता है कि यहाँ पर आकर के और जो लवण है उनको साथ लेकर के आता है और मृदा सतह के आसपास है उन लवणों को छोड़ देता है। तो यहाँ पे जो सोडियम आयन है वो आकर के इकट्ठे हो जाते हैं और जो प्योर वाटर है वो रिमूव हो जाता है वाष्प के रूप में। तो इस प्रकार है वो शुष्क व अशुष्क क्षेत्रों में ये लवणीय और क्षारीय मृदाओं बनने के कारण है। अब अपन वापस चर्चा करते हैं, निक्षालन की बात कर ही रहे थे। अब उसके बाद में है वो दूसरा भौतिक उपाय क्या है कि लवणों को खुरचना, बस यही है एक तरह की कि अपन क्या करते हैं कि जैसे मृदा सतह पर यदि लवण आ गए हैं तो इन लवणों को अपन क्या है कि खुरच करके और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने खेत से दूसरे जगह अपन इनको निकाल सकते हैं और इस प्रकार इसको सुधारा जा सकता है। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कि खाई खोदकर
तो ये क्या है कि भौतिक उपाय है। यदि अपन कई बार क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ये आता है कि लवणीय मदाओं का निम्न में से सुधारक है। तो आपको ध्यान रखना, कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि जिप्सम ऑप्शन आएगा, या आयरन पायराइट आएगा, या फिर लवणों को घोलकर खेत से बाहर निकालना आएगा, या इनमें से कोई नहीं आ सकता है, या उपरोक्त सभी भी आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लवणों को घोलकर, जल के साथ घोलकर खेत से बाहर निकालने की क्रिया ही लवणीय मदाओं को सुधारने के लिए काम में ली जाती है। ये ध्यान रखना। जिप्सम और आयरन पायराइट है वो साधारणतः वो सारी मदाओं के सुधारक के लिए काम में आएगी, जो आगे अपन इसी से आगे जो चर्चा करेंगे टॉपिक में। तो वो एक रासायनिक उपाय है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो अपने लवणों को घोलकर खुरचकर बाहर निकालने की क्रिया भी हो सकती है, या लवणों को घोलकर खेत से जल को बाहर निकालने की क्रिया हो सकती है, या खाई को कर। इसमें क्या करते हैं कि ऐसे ये बहुत कॉस्टली है, ऐसी प्रक्रिया बहुत कम अपनाई जाती है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे गड्ढे होते हैं, तो इस गड्ढे की मिट्टी है वो इसमें गिरा देते हैं, इसकी मिट्टी इधर उधर है वो एक दूसरे की जो मिट्टी है उलट पुलट करते रहते हैं, ताकि वो लवण क्या है नीचे ऊपर होते रहते हैं, और इससे जो है वो अपन लवणीयता सुधर जाती है। तो ये है उपाय। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन फसल की, कि कौन कौन सी फसलें वो ली जा सकती है, और कौन कौन सी किस्में हैं उन फसलों में जो अपन लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए काम में लेते हैं। यदि अपनी लवणीय मृदाएं हैं तो उन मृदाओं में कौन कौन सी फसलों को अपनाया जा सकता है, या कौन कौन सी फसल का उत्पादन लिया जा सकता है। यदि अपन फसल की बात करते हैं, तो फसलों की बात करते हैं, तो फसलों में है वो सबसे पहले है वो है जौ है। यदि अपन मुख्यतः बात करते हैं तो जो है वो लवणीय सहनशील फसल है, और ये इजीली ग्रो हो जाती है। इसमें जैसे कुछ वैरायटी जैसे BL2 है, बिलाड़ा 2 है, ये वैरायटी है वो इजीली लवणीय सहनशील वैरायटी है। इसके बाद में अपन यदि बात करते हैं जैसे गेहूं की, वैसे गेहूं है पूरी तरह लवणीय सहनशील नहीं है, लेकिन कुछ जो किस्म है वो लवणीय सहनशील किस्म है। गेहूं में जैसे बात करते हैं अपन राज 3077। तो इस प्रकार यदि अपन धान की बात करते हैं तो धान की कुछ वैरायटी है, जैसे है लूनी शीरी है। तो इस प्रकार है ये किस्में हैं जो विशेष फसलों में है। ये किस्में जो लवणीय मृदाओं के लिए ही बनी हुई है, या लवणीयता में उगाने के लिए या उत्पादन देने के लिए बनी हुई है। अब उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं सब्जियों की, कि कौन कौन सी सब्जियां हैं जो लवणीयता में ग्रो हो सकती है, तो इसके बाद में अपन करते हैं जैसे पालक है, इसकी जैसे चुकंदर है, ये अपन है वो हाई पीएच पे या अधिक पीएच मान पे अपन उगा सकते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं फल वृक्षों की, कि कौन कौन से फल वृक्ष है जिनको अपन है वो लवणीयता में उगा सकते हैं। तो इसमें है ज्यादातर है खजूर है, फालसा है। तो इन फसलों को अपन क्या है फालसा है, तो इस फसलों को अपन उगा सकते हैं। फसलें और सब्जी और फल वृक्ष इस प्रकार अपन क्या है कोई बागवान लगा सकते हैं। अब इसमें कई बार क्या होता है कि जैसे बीजोपचार करके भी अपन लवणीयता को थोड़ा कम किया जा सकता है। यदि अपन धान की बात करते हैं तो धान में साधारणतः है यदि 0.1% है वो, यदि कोई लवणीय घोल है उसमें इसके बीजों को कुछ देर के लिए रख करके बीजोपचारित करके अपन यदि बुआई करते हैं तो उन मृदाओं में अंकुरित मतलब लवणीयता सहनशील भी होती है, और इजीली धान है वो अंकुरित भी हो पाता है। तो इस प्रकार है लवणीय जो मृदाएं हैं उनके जो उपाय है वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब उसके बाद में बात करते हैं अपन क्षारीय मृदाओं की। तो लवणीय मृदाएं समझ में आ गई होगी। अब करते हैं अपन क्षारीय मृदाओं की। तो क्षारीय मृदाओं की परिभाषा समझ में आ गई होगी, क्योंकि क्षारीय मृदाएं हैं उनका पीएच मान कितना होता है 8.5 से अधिक, और उनकी जो यदि अपन बात करते हैं इसी है वो 4 से कम होती है, और जो ESP है वो 15 से अधिक होती है, और SAR वो 13 से अधिक होती है। तो इस प्रकार की जो क्षारीय मृदाएं होती है ये यदि इनकी बात करते हैं तो ये सामान्यतः है वो जो सोडियम है उसके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो आयन होते हैं उनके कारण ये ज्यादातर प्रोड्यूस होती है या ज्यादातर बनती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें सोडियम के जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है उन आयनों से बढ़ती है, और जो लवणीय है वो क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन और नाइट्रेट आयन की अधिकता से बढ़ती है। तो ये सारी मृदाएं। अब उसके यदि अब सारे मृदाओं की बात करते हैं तो सारी मृदाएं हैं वो लवणीय मृदाओं का ही थोड़े ज्यादा पीएच पर बढ़ता हुआ रूप है।
अब इसके यदि अपन बात करते हैं कि सारे मर्दाओं के उपाय, और एक और ध्यान रखना है, एक अनुसंधान केंद्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लवणीयता से संबंधित है, वो कहाँ है इसके बारे में अपन बताते हैं। वो ये है केंद्रीय लवणता अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है? यह है करनाल, हरियाणा। तो आपको ध्यान रखना है इसका, ये करनाल हरियाणा में, ये इंपॉर्टेंट है, ये इससे संबंधित अनुसंधान केंद्र है, लवणीय और क्षारीयता के लवणता के संबंधित जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है? करनाल हरियाणा में। अब अपन वापस चर्चा करते हैं, वो है क्षारीय मृदाओं की। तो क्षारीय मृदाएं हैं वो इस कारण से बनती है, और क्षारीय मृदाओं के है वो उपाय की बात करते हैं, या क्षारीय मृदाओं के सुधारने के उपाय है ना, क्षारीय मृदाओं को सुधारना। क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए रासायनिक उपाय की बात करते हैं। रासायनिक उपाय में है वो दो रसायन आते हैं मुख्यतः। वो आता है, जैसे मान लो कि पहला अपन बात करते हैं जिप्सम की, ठीक है। तो जिप्सम है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? CSO4.2H2O। अब इस जिप्सम में क्या है कि कैल्शियम भी है और सल्फेट आयन भी है। तो इसमें क्या होता है कि कैल्शियम कितना है? यदि अपन कैल्शियम की बात करते हैं तो 29.2% है वो कैल्शियम होता है जिप्सम में, और यदि अपन सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर है वो 18.6% होता है। और यदि अपन जिप्सम की बात करते हैं तो जिप्सम सर्वाधिक है वो राजस्थान में कहाँ पाया जाता है, या सर्वाधिक बात करते हैं तो अपन नागौर और जो हनुमानगढ़ जो जिला है राजस्थान का, उसमें सर्वाधिक है वो जिप्सम के भंडार है। और सबसे सस्ता है वो मृदा सुधारक के रूप में जाना जाता है इसको, और सबसे अच्छा भी जाना जाता है जिप्सम को, यदि ये जिप्सम की बात करते हैं अपन। अब जिप्सम में क्या होता है कि इसका प्रयोग कब करते हैं? जिप्सम का जो फॉर्मूला हो गया, और इसमें कैल्शियम और सल्फर आयन, इसमें क्या करते हैं कि जैसे मृदा कण है, इनके ऊपर क्या है? सोडियम आयन है, और इन सोडियम आयन को यदि अपन रिएक्शन करवा करके और जिप्सम से रिएक्शन करवाते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पे जो मृदा कण है उनके ऊपर कैल्शियम आयन विस्थापित हो जाते हैं, और जो सोडियम सल्फेट है वो नीचे की लीचिंग की ओर, नीचे की ओर गति करके और नीचे की ओर चले जाते हैं, और ये मृदा यहाँ पे क्या हो जाती है? उदासीन हो जाती है, और इसका पीएच मान नियर अबाउट 7 के आसपास आने की संभावनाएं रहती है। अब अपन बात करते हैं जिप्सम का प्रयोग की बात करते हैं। जिप्सम का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे अपना ये खेत है, इस खेत में अपन क्या करते हैं कि पहले है 10 से 15 दिन पहले है जिप्सम का जो चूरा आता है, उस चूरे को अपन क्या है खेत में डालते हैं, और इसको डालने के बाद में अब ये कितना डालते हैं? साधारणतः यदि अपन बात करते हैं तो इसका प्रयोग है 10 से 15 टन किया जाता है, वो सब्जियों के लिए अलग किया जाता है, लेकिन साधारणतः इसका प्रयोग इतना किया जाता है। अब इसका प्रयोग क्या है कि 10 से 15 दिन पहले है वो कौन सा महीना होता है? जैसे जून है, और उस महीने में अपन क्या करते हैं कि इसमें जो जिप्सम है मिला देते हैं अपने खेत में। मिलाने के बाद में इसमें क्या है कि अपन पानी है वो चला देते हैं, और नमी के कारण से वो क्या है आयन है वो विस्थापित हो जाते हैं, और इस प्रकार ये जिप्सम है वो उदासीन करने का काम करती है। ये आपका जो रासायनिक उपाय है उसमें पहला कंप्लीट हो गया जिप्सम, जो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से आयन है। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं भाई, कौन सी कितनी प्रतिशतता है, कब इसका प्रयोग किया जाता है, और कई बार ये पूछा जाता है सारी मृदाओं के लिए है वो सुधारक का काम करता है तो जिप्सम। और इसके अलावा दूसरा है वो आता है वो है आयरन पायराइट। Fe2, इसको जूठा सोना भी कहा जाता है, अब इसमें क्या होता है कि जैसे Fe2 में क्या है, जैसे 22% क्या है वो सल्फर होती है, और इस प्रकार ये सल्फर और जैसे आयरन है ये क्या करते हैं कि जो इसको मृदा सुधारक के रूप में काम में लिया जाता है। और इसके यदि अपन बात करते हैं कि ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, ये भी सस्ता ही है, उर्वरक है, लेकिन ये जिप्सम से बेटर नहीं है। कहने का मतलब ये ज्यादा जिप्सम से कॉस्टली है। इसकी अपन बात करते हैं तो ये क्या है कि जो बिहार है
बिहार का अमजोर है वो स्थान है, उस स्थान पे इसके जो खाने हैं भंडार है ये पाए जाते हैं। यदि अपन बात करते हैं राजस्थान में कि राजस्थान में किस जगह इसके भंडार पाए जाते हैं आयरन पायराइट के, तो अपन बात करते हैं तो ये है सीकर का एक जगह है, सीकर में जो सालादीपुर है ये जगह है, इस जगह पर इसकी खान या भंडार पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है कि राजस्थान में आयरन पायराइट के भंडार है वो किन्हीं में से किस जगह पाए जाते हैं, तो वह है सालादीपुर है और ये सीकर में इसके भंडार पाए जाते हैं। तो आपको इतना ध्यान में रखना है जिप्सम और आयरन पायराइट है ये मृदा सुधारक के रूप में काम में लेते हैं लवणीय मृदाओं में। तो ये आपके समझ में आ गया होगा ये जो मृदा सुधारक जो सारे मृदाओं के जो सुधारने के कौन कौन से मृदा सुधारक है इसके बारे में अपन ने जो चर्चा की है। ये इंपॉर्टेंट ही चीज आपको बताई जा रही है, बस इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये चीजें याद करनी है। अब अपन बात करते हैं कि यदि अपन कि कौन कौन सी अपन उपाय है वो और भी अपनाए जा सकते हैं। यदि अपन लवणीय मृदाओं की बात करते हैं तो लवणीय मृदाओं में क्या होता है, बीज दर सदैव है 10 से 15% नहीं, कम से कम 20 से 25% है वो बीज दर अधिक रखी जाती है। यदि अपन बात करते हैं शुष्क मृदा है ना, इसी से रिलेटेड ही है ये, ज्यादा कुछ नहीं है। शुष्क मृदा में बीज दर है वो सामान्य मृदा की तुलना में 10 से 15% है वो अधिक रखी जाती है ना। यदि अपन बात करते हैं लवणीय मृदा की बीज दर है वो 15 से 20% है वो अधिक रखी जाती है सामान्य बीज दर से। अब इसके बाद में यदि अपन बात करते हैं कि लवणीय मृदा और इसके बाद में अपन बात करते हैं जैसे शुष्क क्षेत्र में उर्वरक की मात्रा, तो उर्वरक की मात्रा की बात करते हैं शुष्क क्षेत्र में तो 50% उर्वरक है वो कम दिया जाना चाहिए। यदि अपन लवणीय मृदा की बात करते हैं, लवणीय मृदा है उसमें किस प्रकार उर्वरक की मात्रा दी जाती है, तो लवणीय मृदा में 20 से 25% है वो उर्वरक की मात्रा कम दी जानी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि बीज दर है सदैव है वो ज्यादा रखी जाती है 10 से 15%। क्यों रखी जाती है लवणीय सारी मृदाओं में, क्योंकि है अंकुरण है वो प्रभावित होता है, इसलिए है वो जो उपयुक्त जो जितना अपने को अंकुरण चाहिए उसी प्रकार से अंकुरण मिल सके, इसीलिए 10 से 15% बीज दर अधिक रखी जाती है ताकि कुछ यदि पौधे उन पर प्रभाव पड़े या वो प्रभावित हो तो उससे क्या है कि अन्य पौधे हैं वो जर्मिनेट होकर के और अपना जो वो सर्वाइव होना है वो हो जाए। अब उसके बाद में यदि अपन बात करते हैं सिंचाई की विधि, अपन यदि किसी बात करते हैं कि जो लवणीय मृदाओं में है वो कौन सी सिंचाई की विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त है, तो सिंचाई विधि है वो उपयुक्त की बात करते हैं तो इसमें जो ड्रिप इरिगेशन की बात आपने नाम सुना होगा, ड्रिप सिंचाई विधि, तो ड्रिप सिंचाई विधि ही उपयोग में ली जाती है किसके लिए, लवणीय मृदाओं के लिए। अब अपन बात करते हैं कि सिंचाई विधि की बात करते हैं, ये तो सिंचाई ड्रिप इरिगेशन बात करते हैं। अब अपन क्या करते हैं कि सिंचाई विधि में जैसे कूड़ या नाली है इस विधि का भी अपन प्रयोग करते हैं इसमें लवणीय मृदाओं में और इस प्रकार है ये सिंचाई विधि काम में ली जाती है। अब आपको ये इतना ध्यान रखना है कि ड्रिप इरिगेशन है वो लवणीय मृदाओं में काम में लिया जाने वाली विधि है और ये ड्रिप इरिगेशन है वो इस मृदाओं के लिए उपयुक्त विधि है। अब इसमें कोई और कुछ समझ में नहीं आया हो तो ये इंपॉर्टेंट चीज ही है, इसमें बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। और इसमें जो बनने वाले क्वेश्चन है नियर अबाउट है वो सब मेन चीज ही बताई गई है, इसके अलावा कोई ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। इसको याद कर लोगे तो आप सफिशिएंट है आपके हर एग्जाम में। और थैंक यू वेरी मच जो आपने ये चीज समझी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।